हमजा, हमजा जल्दी आ जाओ। हमजा अब तुम्हारी ना मुझे आवाज ना है, ठीक है। सर इसको आपने तनख्वाह की मैं, मेरी आवाज। बात सुनो। मैं अपने टीचर को तंग करता था, फिर मेरे बाल गिर गए, अब तुम देख लो। सर वैसे ही हेयरफॉल चल। अच्छा बच्चों, ये देखो। हम कल कर रहे थे डिफॉर्मेशन के पास पेपर्स, और हमने ये आखिरी क्वेश्चन किया था, ठीक है। तो इसके आगे अब एक क्वेश्चन और नहीं करते, पहले अगला टॉपिक कवर करते हैं। डिफॉर्मेशन हमने खत्म कर लिया था, ठीक है। अच्छा, डिफॉर्मेशन के जो आगे काम करना है, एक मैं आपको क्वेश्चन दूंगा जो आपने जल्दी से करके देना है। एक क्वेश्चन लिखें। ये क्वेश्चन किसका होगा? डिफॉर्मेशन का, और जल्दी से करना है। लिखो फोर्स, और नीचे लिखो एक्सटेंशन। दुरैद आवाज ना है मुझे। सर आई वाज आस्किंग फॉर अ पेन। जी बेटा, बहुत अच्छी बात है। टॉक इंग्लिश ऑन। ओके ओके बेटा। उनका 0 न्यूटन, 0 सेंटीमीटर। उसके लिए मेरा प्रो मैक्स वर्जन लाना पड़ेगा, फी डबल हो जाएगी। 150 आई से कैन। अच्छा, 0 न्यूटन 0 सेंटीमीटर, 10 न्यूटन 2 सेंटीमीटर, 20 न्यूटन 4 सेंटीमीटर। जी जी, मैं प्रोवाइड करता हूँ आपको, गाड़ी में शायद होगी। लेकिन आपने मुझे आज मैसेज किया ना, तो एक दिन का मार्जिन दिया करो। मुझे एक दिन का मार्जिन दिया करो, ठीक है। आ, अब एक काम करेंगे, मेरी बात सुनो। जो मैं वर्कशीट ले आऊंगा उसकी मैं 5 कॉपियां एक्स्ट्रा ले आऊंगा, वो गेट पे रखवा दूंगा। सुन लेना मेरी बात। आप जब भी गुजरे ना इधर, असास से गार्ड बैठा होता है, ठीक है। तो तुम्हें मैं आज दे के भेजूंगा, ठीक है। मेरी गाड़ी में होगी एक्स्ट्रा कॉपी। अली भाई एक काम करें, मैं अभी फोटोकॉपियर को कहता हूँ, वो बाई क्या करवाता है, दस्ती मंगवाते हैं। बच्चों 1 सेकेंड यार, इमरजेंसी पड़ गई है। ये आपके लिए मैं बाइक पे अभी मंगवा रहा हूँ, उसको मैं कहता हूँ प्रिंट करके भेजो। बस मैं भी अभी मंगवा रहा हूँ ना, आपके होते होते आ जाएगी। और बताएं, क्लास के दौरान आ जाएगी, 10 मिनट में बाइक क्या करवाएगा। किसी और को चाहिए वर्कशीट फोर्सेज वाली? बिल्कुल दे दीजिए। ठीक है, 4 कॉपीज मंगवा लेता हूँ। बेटा 1 सेकेंड यार, मैं उसको मैसेज करूँ फोटोकॉपियर को। बस ये होते होते आ जाएगा, ठीक है। आप तब तक हैं अभी, इस क्लास के बाद थोड़ा रुक सकेंगे या नहीं? चले क्लास के अंदर ही आ जाएंगे। अच्छा बच्चों, बेटा बाद की क्लास से निकाल दूंगा। 0 न्यूटन 0 सेंटीमीटर, 10 न्यूटन 2 सेंटीमीटर, 20 न्यूटन 4 सेंटीमीटर। आगे देखो। नहीं नहीं, अभी आगे मैं बताऊंगा ना। 20 न्यूटन तो क्या हो गया आपके पास? 4 सेंटीमीटर। अब यहां पे लिखो 21 न्यूटन, और इधर से लिखो 4.2 सेंटीमीटर। अच्छा, फोर्स कितना हो गई? 21 न्यूटन, और एक्सटेंशन कितना हो गई? 4.2 सेंटीमीटर। अब लिखो आगे 25 न्यूटन। बेटा 25 न्यूटन। बच्चों बातें ना करो प्लीज, लिखते जाओ। अच्छा, 25 न्यूटन, और इधर लिख दो 5.0 सेंटीमीटर। फिर यहां पे लिखो, बेटा मैंने बात करने से मना किया हुआ है। यहां पे लिखो 35 न्यूटन और 6.0 सेंटीमीटर। आखिरी पॉइंट 45 न्यूटन और 6.5 सेंटीमीटर। दिस टेबल इज गिवन इन द एग्जाम, ठीक है। डिफॉर्मेशन हम खत्म करने लगे, फिर अगला टॉपिक शुरू करेंगे। ये आखिरी क्वेश्चन है डिफॉर्मेशन का। क्वेश्चन क्या है उस पे आते हैं। क्वेश्चन का लिखो फर्स्ट पार्ट, स्टेट द वैल्यू ऑफ फोर्स। थोड़ी जगह छोड़नी है, ठीक है, मे बी वर्किंग करनी पड़े। कोई 3 4 5 लाइनें छोड़ दो, उसके नीचे लिखो स्टेट द वैल्यू ऑफ फोर्स, state the value of force at which we have limit of proportionality. State the value of force at which we have limit of proportionality.
आपने बताना है फोर्स की किस वैल्यू पे वी हैव लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होती है जहां पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन खत्म हो जाता है। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होती है जहां पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन खत्म हो जाता है। चलें जी, एक एक बच्चे से पूछते जाते हैं। दुरैद, तुम्हारा आंसर क्या है? सर 21। अच्छा बच्चों, मेरी एक बात सुन लो। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कौन सा पॉइंट होता है जहां पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन खत्म हो जाएगा? दुरैद कह रहे हैं आंसर है 21 न्यूटन। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं कि आंसर इनकरेक्ट है। कोई और बच्चा? बेटा 21 न्यूटन इज नॉट द आंसर। 20 न्यूटन इज नॉट द आंसर। अच्छा, आप लोग ना तुक्के मार रहे हो। दुरैद, बात कर रहे हो इसका। अच्छा, मेरी बात केयरफुली सुननी है। मैंने ऑन पर्पस टेबल के अंदर स्टेप्स को चेंज किया है। टेबल के अंदर मैंने स्टेप्स को चेंज किया है। अब आप बोर्ड पे देखें जरा। अगर हम चलाएं 0, 10, 20 तो सीधा हिसाब चलेगा। कैसे? 0 से 10 2 सेंटीमीटर, 20 तक तो हमें सीधा समझ आ रहा है। 25 ऐसे है या नहीं है? 20 तक हमें सीधा समझ आ रहा है। आपका आंसर ठीक है, वेरी गुड। आपका वर्जू ने, हाँ, हमाद ने सही आंसर बताया। अच्छा सुन लो, आंसर बताने का मेथड क्या है। आप ऑब्जर्व करके नहीं बता सकते। आप फोर्स और एक्सटेंशन का रेशो फाइंड करेंगे। जहां तक रेशो चेंज नहीं हो रहा, यू हैव अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। आप तुक्के नहीं मारेंगे, क्या करेंगे? रेशो फाइंड करेंगे। डायरेक्ट प्रोपोर्शन जब भी फाइंड करना है, फाइंड द रेशो। क्या मेथड होगा? फाइंड द रेशो। किसका रेशो? फोर्स का एक्सटेंशन के साथ। जहां तक दो चीजों का रेशो सेम रहता है, वहां तक वी हैव डायरेक्ट प्रोपोर्शन। आफ्टर दैट डायरेक्ट प्रोपोर्शन डज नॉट एग्जिस्ट। आई थिंक तुमने ऐसे किया था, है ना? अच्छा, यहां पे लिख दो, लिखो मेथड। अब दुरैद, अगर तुम्हारी मुझे आवाज आई ना, क्लास के बाहर होगे तुम। मेथड, बेटा मेथड लिखो कि फाइंड द रेशो। ये हम देख रहे हैं कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन कैसे फाइंड करते हैं। फाइंड द रेशो ऑफ फोर्स, फाइंड द रेशो ऑफ फोर्स टू एक्सटेंशन। ये बात समझ लो। क्या फाइंड करो? फाइंड द रेशो ऑफ फोर्स टू एक्सटेंशन। इफ it remains, if it remains constant, if it remains constant, then direct proportion, then direct proportion। otherwise का मतलब जहां पे चेंज हो जाएगा। otherwise outside, outside the direct proportion, otherwise you are outside the direct proportion। अब सिंपल रूल, फोर्स और एक्सटेंशन को डिवाइड करते जाओ। जहां तक आंसर सेम आता जाएगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन। जहां पे आंसर चेंज हो गया, डायरेक्ट प्रोपोर्शन खत्म। तुक्का मार के नहीं देखते। अच्छा, जो दुरैद ने सोचा था वो मैं बता दूं। एक्चुअली दुरैद ने ये सोचा था कि 21 पे जाके चीजें चेंज हो गई हैं, लेकिन लेकिन वो तो फोर्स और एक्सटेंशन दोनों चेंज हो गए ना। अच्छा, मैं भी स्टूडेंट होता अगर, तो मैं भी ऐसे आंसर कर सकता था। क्यों? क्योंकि देखें 10, 20 के बाद एकदम से हम चले गए 21 पे, तो बंदा कहते ये तो चेंज हो गया ना। आपने ये नहीं देखना कि चेंज हो गया, आपने रेशो से देखना है। तो तीसरा रो बनाए, थर्ड रो, उसके अंदर लिखो फोर्स ओवर एक्सटेंशन। क्या लिखना है बेटा? फोर्स ओवर एक्सटेंशन। जहां पे भी आपने लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी टेबल से फाइंड करनी है, दिस इज द मेथड। ठीक है, शुरू करते हैं। जीरो को जीरो पे कभी डिवाइड नहीं करते। जीरो को जीरो पे कभी डिवाइड नहीं करते। आगे डिवाइड करो। 10 न्यूटन ओवर 2 सेंटीमीटर, क्या आंसर आ जाएगा? और यूनिट बताओ। न्यूटन सेंटीमीटर। और ये जो चीज हम फाइंड कर रहे हैं, इसको कहते हैं हुक्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या कहते हैं इसको? हुक्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट। अच्छा, अब आगे चलो। ये हो गया 5। 20/4 क्या हो जाएगा बच्चों? 20/4 क्या हो जाएगा बेटा? अगेन 5। हाँ, आगे 21/4.2। अगर तो हो गया चेंज, तो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एक्सीड हो गई। अगर तो चेंज नहीं हुआ, अब आप खुद चेक करें ना बेटा। 21 को 4.2 पे डिवाइड करो, कैलकुलेटर से करो जरा डिवाइड। क्या आता है आंसर? 21/4.2। बच्चों 21/4.2 क्या आ गया? आ गया 5। अब समझिए क्यों एक्सीड नहीं हुआ। बेशक वैल्यूज चेंज हो गई है, रेशो अभी भी वही है, तो स्टिल इट इज 5। दुरैद, अभी भी ये 5 है। अच्छा, अब आगे आते हैं। 25 पे पहुंच गए। 25/5 क्या बन रहा है? अभी भी 5 है। तो बताओ, हुआ चेंज?
नहीं, तुम्हारा इसलिए सही था कि इसके बाद चेंज हो गया। अच्छा, अब क्लियर यहां तक अप्लाई हो रहा है। अब 35, तो आपने क्या करना है, जब भी आपसे पूछे ना कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या नहीं है, डिवाइड करो, डिवाइड करके ऑब्जर्व करो। 35/6, क्या आंसर आ गया? 35/6 होगा 5.78, 5.883, 5.83। अच्छा, जब चेंज हो गया उसके बाद फाइंड करने की जरूरत नहीं है। जब एक बार चेंज हो गया उसके बाद फाइंड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब एक मसला है, चेंज 25 पे हुआ है, 35 पे हुआ है, या उसके बीच में हुआ है? मैं फिर से बोलता हूं, 25 तक रेशो सेम है या नहीं है? सेम है ना? 35 के बाद चेंज हो गया। क्या 25 और 35 के बीच में क्या हुआ था वो हमें पता है या नहीं है? टेबल में देखो जरा। 25 तक रेशो इज कांस्टेंट, यस और नो? 25 तक रेशो इज कांस्टेंट, गुड हो गया। 35 के बाद रेशो इज नॉट कांस्टेंट। प्रॉब्लम ये आ रहा है कि 25 और 35 के बीच में क्या था, वो कैसे बताएंगे? वो तो हमें पता ही नहीं है। तो अब मेरी बात केयरफुली सुननी है। Up to 25 Newton, we are within the limit of proportionality. After 35 Newton, we are outside the limit of proportionality, but we have no idea between 25 to 35. आप मुझे बताएं 25 या 35 के बीच में कोई पॉइंट है या नहीं है? 25 से सीधे कहां पे जा रहे हैं? 35 पे। अब मेरा आपसे एक सवाल, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी 25 पे पहुंचा, 35 पे पहुंचा, या बीच में कहीं पे पहुंचा? क्या कहते हो, सोचो और बताओ। नहीं बेटा, अब केयरफुली बात सुनिए। 25 तक वो अप्लाई हो रहा है, 25 तक रेशो क्या है, सेम है। देखें 25 तक इट इज 5, 35 के बाद चेंज हो गया। असल मसला कहां पे आ रहा है? बीच में आ रहा है। तो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी 25 पे भी नहीं है, 35 पे भी नहीं है, बीच में कहीं पे था, एंड इट्स अनप्रेडिक्टेबल। तो आंसर क्या लिखेंगे? आंसर लिखेंगे लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। आप इसको यूं सोचे ना एक बार, ये 5 चल रहा था, जरा बोर्ड पे देखो। 5 चल रहा था, 5 चल रहा था, 5 चल रहा था, चेंज कहां पे हुआ? हम बता सकते हैं या नहीं बता सकते? नहीं बता सकते। क्यों? 5 से जब 5.8 हो रहा है उसके बीच में बहुत सारी वैल्यूज मिसिंग है। 5 से जब 5.8 हुआ है उसके बीच में मिसिंग वैल्यूज हैं या नहीं है? 26, 27, 28, 29। अब ये चेंज 26 पे हुआ था, 27 पे हुआ था, हमें क्या पता? 35 पे तो चेंज हो चुका है, लेकिन एग्जैक्टली कहां पे चेंज हुआ था बता सकते हैं या नहीं बता सकते? अब समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? तो 25 तक इट्स कांस्टेंट, 35 के बाद इट्स नॉट कांस्टेंट। व्हाट अबाउट 26, 27, 28? इसलिए हमारे पास एक ब्लाइंड रीजन आ रहा है, तो हमें नहीं पता कि एग्जैक्टली चेंज कहां पे हुआ था। तो ये सेंटेंस जरा देखना है। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज बिटवीन, जी जी, limit of proportionality is between dash Newton and dash Newton. However, exact value can be predicted या cannot be predicted? Exact value cannot be predicted क्योंकि बहुत सारी वैल्यूज मिसिंग हैं। तो ये दो ब्लैंक्स जरा फिल करो, क्या लिखना है इन दोनों ब्लैंक्स पे? हाँ जी, 25 न्यूटन से 35 न्यूटन के बीच में कोई पॉइंट था जहां पे वी हैव लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। इट कुड बी 26, 27, 28, वी हैव नो आइडिया। ठीक है हमजा, मैं तुम्हारे लिए फिर से बता रहा हूं। देखो, जब हमने रेशो कैलकुलेट किया, रेशो आ गया 5। कब तक 5 आता जा रहा है? 5 आया, फिर से 5 आया, फिर से 5 आया, 25 तक कांस्टेंट चल रहा है। चेंज कहां पे हुआ? 35 पे हुआ। तो क्या चेंज 35 पे हुआ था, या 34 पे हुआ था, या 33 पे हुआ था? हमें पता ही नहीं है। बेटा आपस में बात ना करो। चेंज 35 पे हुआ या उससे पीछे हुआ, आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। 25 और 35 के बीच में कहीं पे चेंज हो गया। अब क्लियर ये बात? अब इस क्वेश्चन का लिखो सेकंड पार्ट जल्दी से। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, इसमें आपने सोच समझ के आंसर करना है। सेकंड का नंबर 1, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, limit of proportionality, limit of proportionality can be
ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। एट 20 न्यूटन, एट 37 न्यूटन, एट 36 न्यूटन, एट 31 न्यूटन। बोलेगा कोई नहीं, अपना अपना आंसर करो। कोई भी बच्चा आंसर नहीं करेगा, अपना अपना चुपके से आंसर करो। ये उसी क्वेश्चन से रिलेटेड है। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कैन बी दिस वैल्यू, दिस वैल्यू, दिस वैल्यू, दिस वैल्यू। हाँ दुरैद, अब इसका आंसर बता दो। दुरैद जल्दी। हमजा तुम क्या कहते हो? सर मैं कह रहा हूँ कि इनमें से बी और सी नहीं है क्योंकि लिमिट ऑफ तुम आंसर बताओ ना। नहीं ना, सही वाला बताओ। क्या आंसर है? डी इज द आंसर। आप सही पहुंचे। डी इज द आंसर। समझ आ गई बात? क्योंकि उस रेंज के अंदर तो डी है ना सिर्फ। बेटा उस रेंज के अंदर कौन सा है? डी। बात ना करो। देखो डी उस रेंज में 25 से 35 कौन सा आ रहा है? डी आ रहा है। बात आ गई समझ? अच्छा अब लिखो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। लिखो टू फाइंड। बेटा ये बात अच्छी तरह समझनी है, ये वाला पार्ट। टू फाइंड एन अननोन फोर्स, मिसिंग फोर्स और एक्सटेंशन। बताओ आपका मेथड क्या होता है? फर्ज करें आपसे पूछते हैं बताओ एक्सटेंशन या फोर्स, तो क्या फार्मूला लगाते हैं? फार्मूला लिख लो। अगर आपने कोई एक्सटेंशन या फोर्स फाइंड करनी है तो उसके लिए वी यूज। अच्छा आप अगर सब बच्चे कोई ना कोई स्कूल भी लेते होंगे ना, तो आपके मल्टीपल मेथड्स होंगे। मैं मेथड लिखूंगा, आप मुझे बताना कि आपका मेथड कौन सा है। एक मेथड होता है वी यूज F1 ओवर E1 इज इक्वल टू F2 ओवर E2। हम रेशोज को इक्वेट कर देते हैं और ये सबसे आसान मेथड है। क्या करते हैं? फोर्स और एक्सटेंशन की एक वैल्यू को रेशो लेके इक्वेट करके फाइंड कर लेते हैं। जैसे F1 और E1 हम ले लेंगे टेबल में से, और F2 वो होगा जो गिवन होगा, और E2 हमें फाइंड करना होगा। इसकी एग्जांपल करेंगे। ये इक्वेशन हम अप्लाई करते हैं, लेकिन ये इक्वेशन कहां पे अप्लाई हो सकती है? वी यूज दिस इक्वेशन ओनली only within the limit of proportionality, only within the limit of proportionality। अगर हमने कोई एक्सटेंशन या फोर्स फाइंड करनी है तो हम क्या इक्वेशन लगाते हैं? F1 ओवर E1 इज इक्वल टू F2 ओवर E2, लेकिन सिर्फ कहां पे लगाते हैं? विद इन दी लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अब क्वेश्चन क्या है उस पे आते हैं। फाइंड वैल्यू ऑफ एक्सटेंशन, find value of extension for a force of 17.5 न्यूटन। अब मुझे ये बताओ 17.5 न्यूटन टेबल में है या नहीं है? बच्चों 17.5 न्यूटन टेबल में है या नहीं है? नहीं है। अब जो फाइंड करना है उसको हमेशा टू कहा करो। फोर्स गिवन है, एक्सटेंशन गिवन है? फोर्स गिवन है। जो फोर्स आपको गिवन है जहां पे आपने एक्सटेंशन फाइंड करनी है उसको F2 कह दो। लिखो F2 इज इक्वल टू 17.5 न्यूटन। ये बात समझ लो, फिर आगे चलते हैं। इस फोर्स पे एक्सटेंशन चाहिए। E2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। जो फोर्स गिवन होगी वो F2, और उस पे जो एक्सटेंशन फाइंड करनी है वो E2 और क्वेश्चन मार्क। समझ आ गई बात? F1 और E1 टेबल का कोई भी पॉइंट जो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी से पहले पहले हो। F1 और E1 टेबल का कोई भी पॉइंट जो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी से पहले पहले हो। ये पॉइंट ग्राफ से भी ले सकते हैं, टेबल से भी ले सकते हैं। आप बताएं 10 न्यूटन ले सकते हैं या नहीं ले सकते? ले सकते हैं। क्यों? लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी से पहले। 20 न्यूटन ले सकते हैं, 21 न्यूटन ले सकते हैं, 35 न्यूटन नहीं ले सकते। समझ आ गई बात? तो कोई भी पॉइंट जो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी से पहले पहले, फर्ज करें हम 10 ले लेते हैं। अगर हम टेबल में से हम लेंगे F1 और E1। F1 कितना हो गया? 10 न्यूटन। और बताओ E1 कितना हो गया? 10 न्यूटन पे एक्सटेंशन बताओ ना। 10 न्यूटन पे एक्सटेंशन है 2 सेंट। आगे समझ? 10 न्यूटन पे एक्सटेंशन है 2 सेंटीमीटर। अब बताओ फॉर्मूला क्या लगेगा?
फार्मूला F1 over E. फार्मूला लगेगा F1 ओवर E1 इज इक्वल टू F2 ओवर E2। अब वैल्यूज पुट कर दो। अब बात को समझ लो, जो फाइंड करना होगा उसको 2 कहेंगे, जो गिवन होगा उसको 1 कहेंगे। ठीक है, तो गिवन क्या है? जो टेबल में गिवन है। लेकिन पॉइंट लेते हुए लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का ख्याल रखना है। पॉइंट शुड बी बिफोर द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक, अब F1 की जगह वैल्यू पुट कर दो 10 न्यूटन, और डिवाइड किससे हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू F2 कितना लिखेंगे? 17.5 न्यूटन, और E2 इज टू बी कैलकुलेटेड, नहीं उसको E2 लिख देंगे ना। ठीक है, आगे समझ। तो अब मुझे बताओ E2 क्या बन जाएगा? तो E2 को सब्जेक्ट बना देंगे ना, तो ये बन जाएगा 10E2 इज इक्वल टू 2 इंटू 17.5। अगर आपने एक्सटेंशन सेंटीमीटर में पुट की तो आपको आंसर भी किस में मिलेगा? सेंटीमीटर में। जो वैल्यू आप पुट करेंगे वही वैल्यू आपको वापस मिलेगी। तो ये हमारे पास बन जाएगा E2 इज इक्वल टू 2 इंटू 17.5 ओवर 10। बताओ क्या आंसर आ गया? 3.5 सेंटीमीटर। इसका आखिरी पार्ट, उसके बाद ये क्वेश्चन खत्म। समझ आ गया? दोबारा एक बार बताऊं, ये जो हमने अभी वाला पार्ट किया ये आ गया समझ? आपसे कहा था कि इस फोर्स पे एक्सटेंशन बताओ, तो आपने क्या किया? उस फोर्स को F2 कह दिया, एक पॉइंट कहां से ले लिया? टेबल से, और फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। डन। इसका आखिरी क्वेश्चन, वाई कैनॉट, जरा बातें ना करो, वाई कैनॉट वी फाइंड, why cannot we find force, sorry, we cannot find extension, why cannot we find extension for a force of 45 न्यूटन? 45 न्यूटन की फोर्स पे एक्सटेंशन फाइंड करना इज नॉट पॉसिबल। एक्सप्लेन व्हाई, बताओ क्यों? हाँ जी बच्चों सोचो, 45 न्यूटन पे हम एक्सटेंशन फाइंड क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एक्सीड कर चुके हैं, वहां पे फार्मूला नहीं लगता। ठीक है, तो जब हम लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के बाहर चले गए तो फार्मूला नहीं लगेगा। तो इसका आंसर होगा कि 45 न्यूटन पे हम वो फार्मूला नहीं लगा सकते, क्योंकि वो फार्मूला सिर्फ विद इन द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के अंदर लगता है। ठीक है, तो लिखो F1 ओवर E1 इज इक्वल टू F2 over E2 is only valid is only valid within the limit of proportionality, is only valid within the limit of proportionality. For 45 Newton, यूं लिख लो, 45 न्यूटन is outside, 45 न्यूटन is outside the limit of proportionality, is outside the limit of proportionality. That's why equation can be applied या cannot be applied? Equation cannot be applied. ये क्वेश्चन हो गया। अब थोड़े से पास पेपर के और क्वेश्चन करते हैं ताकि ये टॉपिक पक्का हो जाए। उसके बाद सर्कुलर मोशन कर लिया यहां तक। अब वर्कशीट पे जा रहे हैं। कॉपी हो गया बच्चों? क्या मतलब टाइम हो गया, क्या सीन है? हाँ हाँ पास तो निकालो ना, मैं डर गया हूं कि कोई बात नहीं, आप साथ अभी शेयर कर दें। आपको मैंने अभी कर दिया मैसेज, वो क्लास के अंदर ही आ जाएंगे। अली भाई बैठ लगाते हैं, क्लास के अंदर आ गए तो आप मुझे चाय पिलाएंगे, वरना मैं आपको चाय पिलाऊंगा। हमारी बैठ लग गई है अली भाई से। नहीं वो हम मिलजुल के कर लेंगे। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13। चलो जी, बेटा पेज नंबर होगा 123 या इससे 3-4 पेज आगे पीछे। डिफॉर्मेशन वाले पे चले जाओ। डिफॉर्मेशन,
वर्कशीट नहीं है आपके पास? मैं अभी मंगवा रहा हूँ, आपको दे दूंगा। हम अभी कर रहे हैं डिफॉर्मेशन। आपको जो अभी अभी जो सवाल किया वो आ गया समझ? मुश्किल तो नहीं था ना? पेज नंबर मेरे पास है 123, लेकिन 127 127 बेटा, 27 फिर इसके बाद 127 बेटा, 127। वर्कशीट डेली लाया करो, वर्कशीट डेली लाया करो। अच्छा बच्चों, अब आवाज ना है मुझे, बेटा आवाज ना है। अली भाई, कल से ना ये अगर दुरैद आवाज करे तो मैं आपको एक सीन बताऊंगा। अच्छा, फिगर 2.1, बस खामोश हो जाओ। फिगर 2.1 shows a weight of 4 न्यूटन attached to a spring। ये है जी कहानी। अब कहानी को आगे पढ़ते हैं। द अनस्ट्रेच्ड, बेटा आवाज ना है मुझे, 127 पेज, क्वेश्चन नंबर 13, 120 मिल गया? मिल गया ना? चलें। द अनस्ट्रेच्ड लेंथ The unstretched length of the spring is 8 centimeter. With 4 Newton weight attached to the spring, the length is 14 centimeter. इससे हम extension भी निकाल सकते हैं। अच्छा, अगली बात, the spring is within its limit of proportionality। यानी कि स्प्रिंग जो है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के अंदर है। इस सेंटेंस का क्या मतलब? फॉर्मूला लगा सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला? F1/E1 F2/E2। ये किस वजह से लगा सकते हैं? क्योंकि इट इज विद इन दी लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। स्टेट व्हाट इज मेंट बाय लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ अ स्प्रिंग। लिखो पॉइंट अप टू विच, थोड़ा तेज लिखना है। पॉइंट, बेटा इसके आंसर में लिखो ना। जिन बच्चों के पास वर्कशीट नहीं है, आप क्वेश्चन का नंबर लिख लो और पार्ट लिख लो, ठीक है? और अगर आपने ईयर लिखना है तो ये ईयर नीचे दिया हुआ है। ये है जी जून 21, और ये जीसीएससी का क्वेश्चन है। आईजी और जीसी के सेम क्वेश्चन होते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। ये जीसीएससी का क्वेश्चन है, और ये है जी 1 सेकेंड बेटा, ये जून 10 का क्वेश्चन है। अगर आपके पास पेपर नहीं है तो ये जून 10 का है, पेपर 21, और क्वेश्चन उसका है, उसका क्वेश्चन है 2। तो अगर आपने क्वेश्चन का रेफरेंस लिखना है तो लिख लो, नीचे दिया हुआ है। अच्छा, स्टेट व्हाट इज मेंट बाय लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। point up to which force and extension have a direct proportion. So limit of proportionality is the point up to which force and extension have a direct proportion. बात हो गई, आगे चलते हैं। The 4 Newton weight is replaced with 2 Newton weight. Calculate the new length of the spring. अच्छा, 4 न्यूटन को हटा के क्या लगा दिया? 2 न्यूटन। अब इसमें थोड़ा लंबा काम है, वो ये कि आपको उसने एक्सटेंशन नहीं दी हुई, लेंथ दी हुई है। तो जो जो चीजें आपको दी हुई है वो हम साइड पे पहले लिख लेते हैं। बेशक आप एक छोटा सा टेबल बना लो। इधर फोर्स थोड़ा तेज चलना है, इधर लेंथ, ये टेबल बना लो साइड पे, और ये एक्सटेंशन। 3-4 वैल्यूज उसने दी हुई है, वो हम लिख लेते हैं। मेरा पहला सवाल, उसने कहा हुआ है कि इतनी फोर्स के ऊपर इतनी लेंथ है। सबसे पहले अनस्ट्रेच्ड, जहां पे फोर्स है 0 न्यूटन, वहां पे लेंथ है 8 सेंटीमीटर। गुड हो गया। 0 न्यूटन पे है 8 सेंटीमीटर, वो L0 हो जाएगा। फिर उसने कहा हुआ है कि जब फोर्स है 4 न्यूटन, तो वहां पे लेंथ है, 4 न्यूटन पे लेंथ कितना है? 14 सेंटीमीटर। इक्वेशन लेंथ के लिए होती है या एक्सटेंशन के लिए होती है? बेटा इक्वेशन होती है एक्सटेंशन के लिए। बेटा बातें ना करो, इक्वेशन किसके लिए होती है? एक्सटेंशन के लिए। तो अच्छा, उसने पूछा हुआ कहां पे? उसने पूछा हुआ है कि जब 2 न्यूटन होगा तो तब आप बताएं लेंथ क्या होगी। ठीक है, एक्सटेंशन मिलेगी तो लेंथ मिलेगी। तो अब पहली बात, यहां पे एक्सटेंशन 0, यहां पे एक्सटेंशन। जहां पे भी आपको एक्सटेंशन चाहिए, लेंथ में से ओरिजिनल लेंथ को सब्ट्रैक्ट करो। ओरिजिनल लेंथ कितना है बेटा? ओरिजिनल लेंथ इज, जब कोई फोर्स नहीं होगी तो वो क्या होगी? ओरिजिनल लेंथ। इस क्वेश्चन में ओरिजिनल लेंथ कितना है बेटा? 8 सेंटीमीटर। तो किसी भी एक्सटेंडेड लेंथ में से 8 को सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे।
14 में से 8 निकालो, कितना आ गया? 14 माइनस 8, 6 आ गया, 6 सेंटीमीटर। अब हमारा ये हो गया F1, और ये क्या हो गया? देखो, जो आपको गिवन है ना उसको कह दो F1 और E1। ये आपका हो गया F1, ये आपका क्या हो गया? E1, ये आपका हो गया F2, और ये आपका क्या हो गया? E2। पहले स्टेप में हम फाइंड करेंगे कि 2 न्यूटन पे एक्सटेंशन कितनी है। वैसे हम जबानी भी बता सकते हैं, फोर्स आधी होगी तो एक्सटेंशन आधी हो जाएगी। तो अगर ये 6 थी तो 6 का आधा क्या होगा? देखिए, फोर्स अगर हाफ हो गई तो एक्सटेंशन भी क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। तो 6 का आधा क्या हो जाएगा? 3। लेकिन उसने एक्सटेंशन नहीं पूछी हुई, लेंथ पूछी हुई है। ओरिजिनल लेंथ है 8। ओरिजिनल लेंथ कितना है? 8। 8 के अंदर 3 ऐड करते हैं, क्या बन जाएगा? 8 प्लस 3, तो कितना बन गया? 11 सेंटीमीटर। आ गई समझ? तो उस सर्टेन फोर्स के ऊपर जो एक्सटेंशन, जो लेंथ होगी वो होगी 11 सेंटीमीटर। अब जरा क्वेश्चन का आखिरी पार्ट एक बार देखो, कहानी समझ आ गई? अच्छा, आखिरी पार्ट, डिस्क्राइब, बच्चों डिस्क्राइब हाउ द apparatus in figure 2.1 is used to obtain readings to plot an extension load graph। वो कहते हैं अगर आपने ग्राफ बनाना है तो इस apparatus से कैसे हम वैल्यूज फाइंड करेंगे। हम कहेंगे कि हम वेट्स को ऐड करें। वेट क्या होगा? फोर्स। वेट क्या होगा? फोर्स या लोड। रूलर के ऊपर हम देखेंगे ओरिजिनल लेंथ, एक्सटेंडेड लेंथ। एक्सटेंडेड लेंथ में से ओरिजिनल लेंथ को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक्सटेंशन बन जाएगी। तो एक्सटेंशन और लोड की बहुत सारी वैल्यूज लेके ग्राफ प्लॉट कर देंगे। तो ये मेथड हमने यहां पे लिखना है, तो लिखते जाओ। पहली बात लिखो कि वेट्स विल बी weights will be added to change। वेट्स ऐड करने से क्या चेंज होगा? फोर्स चेंज होगी। इनिशियली तो फोर्स चेंज होगी ना। वेट्स विल बी एडेड, वेट्स विल बी एडेड टू चेंज द लोड और द फोर्स। आप उसको लोड कहें, फोर्स कहें, आपकी मर्जी है। हम वेट्स ऐड करेंगे, हम वेट्स ऐड करेंगे सो दैट उसकी जो फोर्स है वो चेंज हो। अच्छा जी, हम क्या करेंगे कि हम वेट्स ऐड करेंगे ताकि लोड या फोर्स चेंज होती रहे। वेट्स विल बी एडेड टू चेंज द लोड और द फोर्स। अगली बात, ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ जब कोई लोड नहीं होगा विल बी रिकॉर्डेड। ओरिजिनल लेंथ विल बी रिकॉर्डेड फॉर एवरी, फॉर ईच वैल्यू ऑफ लोड, for each value of load original length will be subtracted। for each value of load original length will be subtracted, किस में से? original length will be subtracted from, original length will be subtracted from the extended length, from the extended length to find the extension, to find the extension। आगे बात समझ? हम एक्सटेंडेड लेंथ में से ओरिजिनल लेंथ को हर बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, उससे हमें क्या मिलेगी? एक्सटेंशन मिलेगी। इस तरह लोड की वैल्यूज मिल जाएंगी, एक्सटेंशन की भी वैल्यूज मिल जाएंगी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन अभी नहीं करते, अभी अगला टॉपिक शुरू करते हैं, बिकॉज टॉपिक खत्म करके फिर पास पेपर ही करने हैं ना। हेडिंग दो बेटा, हेडिंग दो। अगला टॉपिक हमारा है क्या? लिखो, मोशन इन अ सर्कल। मोशन इन अ सर्कल। अच्छा, मुझे पता है कि मैं थोड़ा सा तेज जा रहा हूं, वो क्यों? आपके मिड टर्म के लिए ज्यादा टॉपिक कवर करने हैं। जब हम ज्यादा सारे टॉपिक कवर करेंगे तो उनके पास पेपर तो करेंगे ही ना, लेकिन थोड़े से तेज जाएंगे सिर्फ मिड टर्म तक, फिर स्लो हो जाएंगे। अच्छा, लिखो कि मोशन, आवाज ना करो बेटा, मोशन इन अ सर्कल। दे दी हेडिंग?
अच्छा, अगर आपको, बेटा आवाज ना करो, अगर आपको सर्कल की डिफरेंट चीजें लेबल करनी हो, तो सबसे पहले तो सर्कल का जो सर्कल खुद होता है उसको हम कहते हैं सरकमफेरेंस। सर्कल को हम कहते हैं सरकमफेरेंस। सो वन रेवोल्यूशन गिव्स अ डिस्टेंस ऑफ सरकमफेरेंस। और अगर हम सेंटर को ज्वाइन करते हैं दोनों पॉइंट्स के साथ, तो ये हो गया। बस सर्कल की चीजें इस तरह लेबल कर दो। और हर तरफ क्या होगा, ये हाफ ऑफ रेडियस होगा, इधर भी रेडियस और इधर भी रेडियस। ठीक। अब मोशन इन सर्कल में जो आपने पहली चीज लिखनी है, लिखे फॉर वन रेवोल्यूशन। फॉर वन रेवोल्यूशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कल के अराउंड एक बार रिवॉल्व करता है, फॉर वन रेवोल्यूशन, एग्जामिनर पहली चीज यही पूछेगा कि एक रेवोल्यूशन में आपको क्या लगता है डिस्टेंस कितना होगा। फॉर वन रेवोल्यूशन, डिस्टेंस कवर्ड विल बी इक्वल टू, क्या लिखेंगे बेटा, सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस की दो इक्वेशंस हो सकती हैं, एक है 2 पाई r, या फिर हम इसको लिख सकते हैं पाई टाइम्स 2r। 2r किसके इक्वल होगा, 2r को d लिख सकते हैं, एक बार देख लो, 2 पाई r या फिर पाई टाइम्स 2r, तो क्या बन जाएगा पाई टाइम्स d। तो 2 पाई r भी चलेगा और पाई d भी चलेगा। ये किसका फॉर्मूला हो गया, सरकमफेरेंस का। आगे आ जाओ, टाइम टेकन। एक रेवोल्यूशन के टाइम का अगर कोई स्पेसिफिक नेम है तो वो आपको बताना है। टाइम टेकन is called time period. For one revolution, time taken is called time period, represented by capital T. Represented by capital T. उसके बाद number of revolutions per unit time, उसको क्या कहते हैं, number of revolutions per unit time, उसको बेटा हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। जितनी बार वो रिवॉल्व करेगा एक सेकंड में या यूनिट टाइम में, उसको क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी का सिंबल क्या होगा, रिप्रेजेंटेड बाय एफ। यहां तक कोई कंफ्यूजन, सरकमफेरेंस 2 पाई r, टाइम पीरियड कैपिटल T, रेवोल्यूशंस पर सेकेंड इज द फ्रीक्वेंसी। एक सर्कल में अगर आप पूरा घूमते हैं डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, लिखें डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इन वन रेवोल्यूशन। बेटा वन रेवोल्यूशन के बाद ऑब्जेक्ट अपनी स्टार्टिंग जगह पे वापस नहीं आ जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। हाँ बेटा, वन रेवोल्यूशन में डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए, क्या समझ आ रही है, जब कोई चीज जहां से चली थी, जब कोई चीज जहां से चली थी उधर वापस आ जाए तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा जीरो होता है। वन कंप्लीट रेवोल्यूशन में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बेटा, जीरो। आगे समझ, वन रेवोल्यूशन में डिस्प्लेसमेंट विल बिकम जीरो। इसके बाद आज की आखिरी चीज लिखें, स्पीड इन अ सर्कल। ओके, इसके आगे कल कंटिन्यू करते हैं। क्या हुआ, अभी आ रहे बस 2 मिनट दे दो, 1 मिनट में कॉल करता हूँ मानू, 2 मिनट बस वेट करो। मानू, कोई इतना अक्लमंद बंदा है, उसने शायद मेरे घर पे भिजवा दिया। एक सेकंड रुके जरा, ना 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 ना, है सोल्यूशन। अगर मेरे घर पे है तो वहां से फिर मैं बाइक या आपके घर पे करवा देंगे। रुके, रुके ना जरा, रुके ना, अभी मैं जरा इससे पूछ तो लूँ ना। अगर तो उसने एकेडमी में भिजवाया है तो फिर एकेडमी में होगा, अगर तो उसने घर पे भिजवाया है तो फिर घर में होगा। आप फिर एक काम करो, आप मुझे ना घर जाके
लोकेशन भेजो, मैं बाकिया करवा देता हूँ, फिर बाकिया से ले लेना, ठीक है। और बाकिया का रेंट वगैरह मैं भर दूंगा, बस आपने वो लेना होगा। अल्लाह हाफिज। हाँ फिर आपको पिलाते हैं ना चाय। अच्छा मुझे बताएं, A1 की आपकी क्या अटेंडेंस है और O लेवल की क्या अटेंडेंस है? तो लेकिन वर्ड के साथ अस्सलाम वालेकुम सर। लगा सकते हैं ना, पर्शियन है। अरेबिक हो तो आप लगा सकते हैं। हाँ सैफ कैसे हो? करम अल्लाह का सर। सैफ यार वो इमोजी वगैरह ना भेजा करो, पता नहीं चलता कि तुम हो या कोई आउटसाइडर है। सर मैं ही था सर कल। तो वैसे मुझे तुमने भेजा क्यों था? सर मैं ही था, फिर मैं चला गया था, हॉस्पिटल जाना था तो फिर मैं ओ निकल गया अच्छा, था। किसी किसी और ने भेज दिया था तुम्हारे पीछे से? सर वो छोटी बहन थी ना क्या पीछे सीन बैठी है हुई वो, थी ना। ले ले। छोटी बहन बैठी हुई थी सर, उसने हाथ लगा दिया होगा। आज भी आया? मुझे लगता लगता आया नहीं। घर नहीं आया? मुझे क्या अभी घर आया? अकेडमी से आया था उसके पास। जरा हाजिरी चेक कर लेना बस। बात सुनो, नहीं आया।
थोड़ा सेंस के रहता है पर कोई फिर मेरा ही गाड़ी है। कोई उसने ना स्कीम लगाई हुई है बीच में। सर मैंने अपनी छोटी बहन को बोला था कि नोट्स लिख दे, ठीक है, वो तो उसने इमोजी भेजा तो सर आपने क्या कर दिया। ओहो, मुझे लगता है कि कोई जोक हुआ होगा या कुछ हुआ होगा तो वो उसने थोड़ा सा वो एक्साइटेड हो गई होगी। छोटे बच्चों का होता है ना इस तरह। अच्छा देखो, ये हमने कल कर लिया था और इसके साथ ही हमारा ग्रेविटेशन भी खत्म हो गया। अब हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। अगला चैप्टर लिखो। नेक्स्ट चैप्टर है जी हमारा ऑसिलेशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन। खत्म हो गया सर ग्रेविटेशन। हाँ, खुश हो जाओ। ऑसिलेशन और सिंपल हार्मोनिक। सलाम सर, मैं लेट तो नहीं हुई? बिल्कुल नहीं हुई, वी जस्ट स्टार्टेड। हमारा ग्रेविटेशन खत्म हो गया है, उसकी आपको वर्कशीट, वीडियोस और रिसोर्सेज भेजने, और अल्लाह का नाम लेके सिंपल हार्मोनिक मोशन समझ शुरू कर रहे हैं। अच्छा, ऑसिलेशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन। बेटा आपका नाम क्या था? ये मुझे याद करना पड़ेगा, ललमा। हाँ ललमा, हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, ठीक है। ऑसिलेशन, मैं अगर गलत बोल दूं तो माइंड नहीं करना। हाँ। अच्छा, ऑसिलेशन, आपका क्या नाम था बेटा? माइंड अली अरसल। भाईजान आपका? मलिक खान। मलिक हाशिम। भाईजान आपका क्या नाम था? मैंने अब बच्चों के नाम याद करने हैं। कसम से पेरेंट पूछते हैं फलां बच्चा, मैं कहता हूँ जी, आगे से बेइज्जती होती है। कहते हैं इतने हम आपको फीसें दे रहे हैं, आपको बच्चों के नाम ही नहीं पता। अच्छा, ऑसिलेशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसमें वैसे पता नहीं आपको बच्चों के नाम याद करने से मालिया का आपको नाम मुझे पता है, ठीक है, खुश हो जाओ, अब आगे पढ़ते हैं। मालिया, किसी और का नाम याद हो ना हो, आपका याद है मुझे। नहीं नहीं, मैं कह रही हूँ आपका इससे क्या लेना देना है, पर आपके पढ़ाने से आपके नाम याद करने से दूसरे का अल्लाह करे तुम कभी बन आप जाओ क्या टीचर। समझते हैं? सुनो ना मालिया, अल्लाह करे आप कभी बन जाओ टीचर, फिर हो पीटीएम, फिर कोई बंदा आर्मी का हो और वो आपके साथ करे पीटीएम, ठीक है। एक ब्रिगेडियर साहब के मैं हत्थे चढ़ चुका हूँ। रूट्स मिलीनियम में थी पीटीएम। तो ब्रिगेडियर साहब आ गए जी, ठीक है, मुझे नहीं ना पता कि ये आर्मी में है। अच्छा, तो उनका ये होता है कि उन्हें कीड़ा निकालना होता है। अब वो आके बैठ गए, मुझे कहते हैं अच्छा बाकी बात छोड़े, मेरी क्लास में 120 बच्चे थे, 120 बच्चे मैं एक क्लास में पढ़ाता था और 40 मिनट्स की क्लास थी। अब मुझे क्या पता कौन बच्चा क्या है। तो मुझे कहते हैं ये जो बच्चे खड़े हैं, इसमें से बताए मेरा बेटा कौन सा है। कहते हैं पीटीएम बस यही है। मैंने कहा मुझे तो नहीं पता। पहले उन्होंने मेरी कुत्ते वाली की, फिर प्रिंसिपल की कुत्ते वाली की, फिर मालिक को भी कॉल किया। आगे चलते टॉपिक, उन्होंने कहा पीटीएम छोड़े, बस ये बताए बच्चा कौन सा है। मैंने कहा मुझे तो नहीं। अच्छा, इसके लिए फिर एक काम अच्छा किया है, सुपरनोवा का जो स्कूल है वो बच्चों की शक्लें सामने रख देते हैं। ये सिर्फ सुपरनोवा वाले करते हैं, और आई थिंक इट्स वो ये होता है कि जैसे जैसे पीटीएम हो रही है ना सुपरनोवा स्कूल में, वहां पे मैं सुबह में हूँ ना, तो वो ये करते हैं कि टेबल के ऊपर सब बच्चों की शक्लें और नाम रख देते हैं। तो वो जो पेरेंट्स आते हैं तो वो कहते हैं जी आप बताएं जी हमारा बच्चा जो है रेयान, जो भी अली अरसल, तो अली अरसल की हम शक्ल निकालते हैं, अच्छा ये अली अरसल है, done। याद है। हाँ अच्छा, तो ये सुपरनोवा वाले एक अच्छा काम करते हैं। अच्छा, टॉपिक है जी हमारे पास पहला, रिप्रेजेंटिंग। भी सर। बिलाल, बस बताओ बिलाल। सर ये पेपर 5 की तैयारी कब करेंगे? मैंने ये कभी हाँ देखा हाँ नहीं। हाँ हाँ